हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 5 है द लाइफ प्रोसेसेस, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द किडनीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो किडनीज होती है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है। नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड एक्सक्रीशन और फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है किडनीज जो होती है वो ब्लड से यूरिया को सेपरेट करने का काम करती है। मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ब्लड जो होता है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको अलग करती है, क्योंकि यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो क्या होगा, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये एक्सक्रीशन का एक पार्ट है। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी प्लांट्स के अंदर जो जाइलम होता है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो देख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा कौन, जाइलम, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फूड, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं फूड और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो तो एज अ फूड पार्टिकल है, तो फ्लोएम लेकर के जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेल टू सेल जो होती है वो स्प्रेड होती है। जाइलम में इसका कोई खास रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें क्या क्या चीजें जो होती है या क्या क्या सब्सटेंस जो होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं या प्लांट को चाहिए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मे बी क्लोरोफिल, सनलाइट और ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो प्लांट बाहर से लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है, वो भी चाहिए होता है क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट चाहिए होती है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो फूड बनता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, देन ऑल ऑफ द अबव इज मोर करेक्ट, सभी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट याद हो तो ग्लूकोज जो होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट में टूटता है। हमने रेस्पिरेशन की टेबल में देखी थी ये चीज। ये पायरुवेट जो होता है वो आगे जाकर के उसके 3 कंडीशंस पॉसिबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा। ठीक है, याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये 3 ही मिल रहे हैं, और ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में कब मिलते हैं, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आपको पता है कहां होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखो साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में, तो यहां पर पार्टिसिपेट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दिया गया है, हमें लैक्टिक एसिड नहीं बोला गया, हमें अल्कोहल नहीं बोला गया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मानना है कि यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज द प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी कि फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, उसकी प्रोसेस आपको शॉर्ट में बतानी है। और ये प्रोसेस जो होती है फैट के डाइजेशन की वो कहां पर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर लिवर में, सॉरी लिवर में क्या, स्टमक में। ठीक है ना, इनमें से कहां किस जगह पर होती है, तो वो बात करते हैं। देखो फैट आर प्रेजेंट in the form of large globules in a small intestine. करेक्ट, फैट जो होता है ना वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले तक फैट का डाइजेशन ना के बराबर होता है, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा होता है। तो फैट क्या होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। लिवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है, ठीक है, और पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, द बाइल जूस जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, और वो कहां से आते हैं, लिवर से आते हैं। ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन इजीली एक्ट ऑन देम। देखो क्या होता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है, इसके ऊपर अगर एंजाइम को काम करना होगा तो बहुत मुश्किल से काम करेंगे। करेक्ट, तो बाइल जूस जो होता है ना वो क्या करता है, इस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि इसके ऊपर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, यानी पैनक्रियाटिक जूस जो है उससे निकलने वाला जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसके ऊपर इजीली काम कर सके।
और उसको फैट को आसानी से क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। याद करो, एक एग्जांपल होता है, जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई इंग्लिश में बहुत बड़ी सी स्पेलिंग है, हमें वो याद नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके याद करते हैं, तो वो इजीली लर्न हो जाती है ना। तो ऐसे ही बड़ा फैट ग्लोब्यूल जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए बाइल जूस जो होता है उसका मेन काम होता है क्या, उस बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि जो पैनक्रेटिक जूस के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पैनक्रेटिक जूस के डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर इजीली काम करें और इसको इजीली डाइजेस्ट कर दें। ठीक है, दिस इज रेफर्ड टू द एज इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को ना इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, कि बड़े फैट ग्लोबल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोबल्स में तोड़ना ताकि पैनक्रेटिक जूसेस के ऊपर इजीली वर्क कर सके, इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होता है ये प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ध्यान रखना, बाइल जूस जो होता है वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ पैनक्रेटिक जूसेस में होते हैं जो कि फैट का डाइजेशन करते हैं। बाइल जूस सिर्फ और सिर्फ उस बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा जो होता है उसका फूड डाइजेशन में क्या रोल है? अब देखो, सलाइवा जो होता है वो एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बकल कैविटी में, यानी कि हमारा जो मुंह है उसकी कैविटी में, बकल कैविटी में निकलता है, और वो कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो 3 जगह पर होती है। ठीक है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो कहां होती है? कान के ठीक पास में, इधर आगे की तरफ होती है। ओके, सबमैंडिबुलर जो होती है वो मैंडिबल, ये जॉ, लोअर जॉ जो होता है उसके नीचे की तरफ यहां होती है, और सबलिंगुअल जो होती है वो हमारे टंग के नीचे होती है। लेकिन जो टंग के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, करेक्ट। लोकेटेड अंडर द टंग, ये उस ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी है ना। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स 2 जगह और होती है ना, कान से थोड़ा सा पहले और जॉ के नीचे की तरफ यहाँ। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजी स्वेलिंग, ये फूड को सॉफ्ट बनाती है ताकि हम आसानी से उसको निगल सके। कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, which breaks down starch into sugar। तो वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है सलाइवरी ग्लैंड का। 2 काम होता है क्या? नंबर फर्स्ट, वो फूड को सॉफ्ट बनाएगी ताकि हम उसको आसानी से निगल सके। नंबर सेकंड, वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? What are the necessary conditions for autotrophic nutrition? एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट्स? यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो बात कर रहा है कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की, तो वहां कौन सी कंडीशंस चाहिए? नंबर सेकंड, इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है? देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और सनलाइट। ये 4 चीजें चाहिए होती है। ठीक है, they are the necessary conditions required for the autotrophic nutrition। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या? ग्लूकोज बनता है इस टाइम पे। एंड ऑक्सीजन आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये मेन प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है, इसमें भी ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है जो कि बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है, और वही ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग जो है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे इनटेक करते हैं। ठीक है ना, इनहेल करते हैं। इनहेल ज्यादा सही है क्योंकि सांस के दौरान जो गैस अंदर जाती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनहेलेशन। इनहेल करते हैं वही ऑक्सीजन हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आपको पता है एयर की प्रेजेंस में होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एयर की एब्सेंस में। मतलब एयर का क्या मतलब है सर आपका? एयर से मतलब है मेरा मेन ऑक्सीजन, क्योंकि एयर आएगी तो उस टाइम पे उसके साथ ऑक्सीजन भी आएगी। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और यहां हो जाएगा इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। सेकंड,
इट इन्वॉल्व्स द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड आउटसाइड द एनवायरमेंट। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है आउटसाइड ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के बाहर से कुछ गैसेस ली जाती है, एनवायरमेंट में छोड़ी जाती है, जैसे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। लेकिन यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर एब्सेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। और थर्ड, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में और कुछ पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। लेकिन वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। ओके, नंबर 4, it always releases CO2 and H2O। ये रिलीज करती है CO2 को और H2O को, यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो प्रोडक्ट में CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है, और एनर्जी बनती है। और यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल्स एंड CO2। यहाँ पर अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है। नंबर 5, इट यील्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज इज वेरी लो, बहुत लो अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब मैं एक बात बताता हूँ, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बात करता हूँ। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी लिविंग सेल है, ठीक है ना। ये एक ऐसी सेल होती है जो विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकती है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जिनमें सिंगल सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन्ड टू द मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी एल्वियोलाई जो होती है उनको मैक्सिमाइज, मतलब उनका जो डिजाइन है वो कैसे है ऐसा कि वो सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज कर सकती है और उनका जो एरिया होता है वो भी सबसे ज्यादा है। एक चीज बताता हूं आपको, जो एल्वियोलाई होती है ना, एल्वियोलाई ने देखा होगा वो कुछ ऐसी होती है। ये एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ सिंपल स्क्वैमस सेल्स होती है, मतलब कुछ फ्लैट सेल्स होती है जो कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो इजीली होने देती है। और इसके बाहर की तरफ क्या होता है, इसके बाहर की तरफ होती है छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड फ्लो होता है। ये देखिए, तो क्या होता है, जब बाहर से ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन जो होती है उसको ब्लड में जाना होता है, तो वो इजीली इसके थ्रू होकर के, मतलब इजीली इस एल्वियोलाई से पास होकर के ब्लड में चली जाती है। और यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैसे निकलती है, यहां पर यही सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एल्वियोलाई से बाहर निकल जाती है। तो ये जो एल्वियोलाई की जो सरफेस होती है वो गैसेस एक्सचेंज को इजीली होने देती है। इसका सरफेस एरिया लार्ज कैसे है सर, ये समझ नहीं आया, समझाता हूं, सुनो। कोई भी ऐसी चीज जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा वो चीज बहुत ज्यादा छोटी होगी, ठीक है ना। एक बात बताता हूं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, मान लो एक बॉक्स है, इसकी सरफेसेस कितनी है, 1 2 3 4 सरफेसेस है इसकी। मैंने क्या किया, इस बॉक्स को 2 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी सरफेस बढ़ गई क्या? सुनो कैसे, ये सरफेस तो ऑलरेडी थी सर पहले, ये सरफेस तो ऑलरेडी पहले से ही थी ना, यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या यहां पर बीच में जैसे मैंने इसको कट किया, क्या 2 सरफेस और फ्री हो गई क्या? 2 सरफेस और फ्री होगी। अगर अब मैं इसको एक बात और कहता हूं, इसको अगर मैं 4 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता हूं तो बताओ क्या इसकी और सरफेसेस भी फ्री होगी क्या? तो जो चीज जितनी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती जाती है उसकी सरफेस और ज्यादा ओपन होती जाती है। तो मैं कहता हूं जो चीज जितनी ज्यादा स्मॉल होगी उसका सरफेस एरिया जो होगा क्या उतना ही ज्यादा होगा? अब क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? जो चीज जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी उतनी सरफेस जो होगी वो ओपन रहेगी।
तो एग्जैक्टली ऐसे ही एल्वियोलाइज में भी होता है, बहुत छोटी छोटी गुब्बारे जैसी या बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनकी क्या होता है, जिनके सरफेस एरिया जो होता है, जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्या गैसेस एक्सचेंज उतना ही ज्यादा नहीं होगा क्या? सोचो सोचो, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस उतनी अवेलेबल, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी सरफेस की, तो गैस एक्सचेंज भी उतना ज्यादा होता है। तो यही चीज मैं यहाँ आगे समझाने की कोशिश करूंगा, देखना। The alveoli are the small balloon-like structures present in the lungs. Correct? The walls of alveoli consist of an extensive network of blood vessels. ठीक है? तो वॉल्स जो होती है एल्वेलाइज की, उसके चारों तरफ क्या होता है? ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है। ठीक है? Each lung contains 300 to 350 millions of alveoli, making it a total of approximately 700 million, क्योंकि एक लंग में 300 to 350 मिलियन होती है, तो दोनों लंग्स में मिला के अप्रॉक्स 700 मिलियन हो गई in both lungs. The alveolar surface, when spread, it covers about the 80 meter square area. अगर पता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, अगर मैं उसको यूं फैला दूं, अगर क्या करूं मैं उसको फैला दूं, फ्लैट कर दूं, तो वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर अप कर लेगी। इतनी ज्यादा होती है वो, इतनी सारी होती है, छोटी छोटी होती है, और अगर उनको स्प्रेड करना चालू करें ना, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर अप कर लेगी। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। इतना बड़ा सरफेस एरिया जो होता है वो क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज को मोर एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्या दिक्कतें आएंगी? देखो, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहने वाली आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन होता है। इसको क्या मैं शॉर्ट में एचबी लिख दूं? हीमोग्लोबिन, एचबी लिख देता हूं मैं इसको। फुल फॉर्म हीमोग्लोबिन होती है, शॉर्ट में एचबी लिख देता हूं। इस एचबी का, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये अपने ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है और उनको अपने साथ ले जाता है। आरबीसी जब ब्लड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो भी ट्रांसपोर्ट होती है आगे की तरफ, और जहां जरूरत होती है फिर वो ऑक्सीजन सेल्स को दे दी जाती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है उनको कैरी कर सकता है। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। अब ये बोलता है कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा? सीधी सी बात दिख रही है सर, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? अगर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो बॉडी की सेल्स जो होगी धीरे धीरे क्या करेगी? फंक्शनिंग करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। याद करो रेस्पिरेशन, मैंने कहा था बाहर से ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स तोड़ती है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स तोड़ करके क्या होता है? एनर्जी रिलीज की जाती है, और वो एनर्जी हमारे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए काम में आती है। ये था, अगर ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा तो सेल्स जो होती है वो ढंग से काम नहीं करेगी। देखो, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन responsible for the transportation of oxygen to the body cells for cellular respiration. ये बात है। Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen carrying capacity of RBCs. अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको इफेक्ट पड़ेगा। This leads to the lack of oxygen into the body cells. हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। ये कंडीशन जो होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको एनीमिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है और उसको डिस्क्राइब कीजिए। आपको याद हो हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की स्ट्रक्चर अगर याद हो तो उसमें डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? हार्ट में एक बार में एक तरफ प्योर ब्लड और दूसरी तरफ इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है, वो आती है। हमारे हार्ट में क्या होता है? ये हमारा हार्ट मान लिया, ठीक है, ये हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट है, ये हमारे हार्ट का राइट पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं ये बोलता हूं ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है।
क्या इस लेफ्ट पार्ट के अंदर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है? बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है यहां से, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर भेज दिया जाता है, कहां? बॉडी पार्ट्स तक। मैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूं। और ये ब्लड ये कहां से आता है? ये ब्लड आता है लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड होकर के आता है। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, क्या इसके राइट पार्ट में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है? बिल्कुल करता है। क्या ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाहर निकाला जाएगा, कहां भेजा जाएगा? लंग्स की तरफ भेजा जाएगा, ताकि यहां से CO2 बाहर निकाली जा सके और ऑक्सीजन इनटेक की जा सके। और ये जो ब्लड यहां पर आता है, ये ब्लड आता है एट्रियम में, वो कहां से आता है? वो बॉडी पार्ट से आता है, क्योंकि बॉडी पार्ट में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन तो यूज कर ली जाती है और बदले में CO2 दे दी जाती है। तो डबल सर्कुलेशन जो होता है वो इसलिए जरूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, प्योर और इम्प्योर ब्लड, यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, ताकि जो ब्लड को सप्लाई मिलेगी, ब्लड को जो सप्लाई मिलती है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलेगी। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। हम जो हायर ऑर्गेनिजम्स है ना, जो मैमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। हमारी बॉडी में हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यही तो हमारी सबसे खास बात है कि मैमल्स जो होते हैं ना वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हमारी बॉडी का जिस हिसाब से भी टेम्परेचर, बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, पसीना निकालेगी, बॉडी टेम्परेचर कम करेगी। बाहर सर्दी है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी का और मेंटेन रहेगा। ये चीजें जो होती है, टेम्परेचर मेंटेन वगैरह जो होती है, ये सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी तो उतना होना चाहिए। एनर्जी का प्रोडक्शन उतना कब होगा? जब ऑक्सीजन बहुत सारी आएगी। और ऑक्सीजन बहुत सारी कब आएगी? ऑक्सीजन बहुत सारी कब आएगी? जब हमारे पास प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी में सप्लाई किया जाता है तो क्या होगा? बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जरूरी होता है। तो क्या है ये क्वेश्चन? डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी। ये जरूरी क्यों? देखो पढ़ते हैं, देखो क्या है। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ओके, द हार्ट हैज अ डिफरेंट चैम्बर्स to prevent oxygen rich blood from the mixing with the blood containing carbon dioxide। हार्ट में अलग अलग चैम्बर होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है उसको मिक्स होने से रोकते हैं। ये ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है और रेड कलर वाला ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल सही बात। ये रहा राइट एट्रियम, लिख देता हूं मैं, RA लिख देता हूं मैं, राइट एट्रियम, इसको लिख देता हूं मैं RV। राइट वेंट्रिकल, उसको लिख देता हूं मैं लेफ्ट वेंट्रिकल, LV लिख देता हूं, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, और नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट। उसके बाद देखिए, the oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। करेक्ट। लेफ्ट एट्रियम में ऊपर से लंग्स की तरफ से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। करेक्ट। इन्वॉल्व लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। ये लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब वो ब्लड को कलेक्ट करता है। It then contracts while the next chamber of the left ventricle expands so that the blood is transferred into the it। उसके बाद क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा होता है? रिलैक्स हो रहा होता है, यानी फैल रहा होता है। When the muscular left ventricle contracts, now its turn to the blood is pumped out of the body। out of the body नहीं होगा, out of the heart होगा यहाँ पे, ठीक है ना? आउट ऑफ द बॉडी नहीं होता, आउट ऑफ हार्ट। और आउट ऑफ हार्ट में जाकर के वो कहां जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो यहां देखिए,
इसके बाद वो आगे की तरफ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बाहर निकल जाता है, और ब्लड को बाहर ले जाने वाली बताओ कौन सी होती है, कौन सी ट्यूब होती है, ऑर्टा, ठीक है ना। ऑर्टा जो होती है वो हार्ट से क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के जाती है और आगे चल करके वो डिवाइड होती है और पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं राइट पार्ट की तरफ। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right part, the right atrium, it expands. सेम वही, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से आता है, वो क्या होता है, वो राइट एट्रियम के अंदर जाता है। उस समय राइट एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है या एक्सपांड कर रहा होता है। As the right atrium contracts, the corresponding the lower chamber, the right ventricle dilates. उसके बाद क्या होगा, जब ऊपर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जो वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल, वो उस समय डायलेट कर रहा होगा। डायलेट कर रहा होगा मतलब फैल रहा होगा, ठीक है। It transfer the blood to the right ventricle, which turn pumps to the lungs for the oxygenation. फिर जब राइट वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा। जब ब्लड बाहर निकल जाएगा तो वो कहां जाएगा, ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड कर सके, करेक्ट। लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स की तरफ ले जाने वाली ट्यूब, नाम बोल दीजिए प्लीज। लंग्स की तरफ ले जाने वाली जो ट्यूब होती है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट। तो इस तरह से हार्ट में एक बार में ब्लड दो बार आता है। दैट्स व्हाई इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं। अब ये नेसेसरी क्यों है, अब इसकी बात कर देते हैं। व्हाई द डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, जो मैंने अभी समझाया था एग्जैक्टली वही चीजें लिखी हुई है। The separation of oxygenated and deoxygenated blood allows to more efficient supply of oxygen to the body cells. Correct? It is efficient system of oxygen supply which is very useful in warm-blooded animals. Warm-blooded animals का मतलब ये होता है जो animals अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं, मैमल्स कर सकते हैं, बर्ड्स कर सकते हैं। और मैमल्स में कौन आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं। As we know, the warm-blooded animals have to maintain a constant body temperature by the cooling themselves when the hotter environment, जब बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो कूल रहती है, पसीना निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। by the warming their bodies when there are cooler environment, जब बाहर सर्दी ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो ज्यादा टेम्परेचर जो होती है वो प्रोड्यूस करती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। hence they require more oxygen for more respiration so that they can produce more energy. तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ताकि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो, to maintain their body temperature, correct. Thus the circulatory system of humans is more efficient because of the double circulatory heart. यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what are the differences between the transport of minerals in xylem and phloem? xylem और phloem में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल्स, उनमें डिफरेंस बताइए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ xylem बता रखे और उस तरफ बता रखा है phloem, करेक्ट। The xylem tissue helps in the transport of water and minerals. xylem tissue जो होता है वो मिनरल्स और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। वही सेकंड, phloem tissue helps in the transport of food. phloem tissue जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। But second, water is transported upwards from the roots to all other plant parts. यानी वाटर जो होता है वो कहां से कहां लेके जाता है, रूट से पानी को लेकर के जाता है कहां, ऊपर प्लांट के सारे पार्ट्स को देता है, ठीक है। और सेकंड, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अप से डाउन की तरफ भी होता है और डाउन से अप पार्ट की तरफ भी होता है। मतलब देखो वाटर जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की, यानी रूट से लीव्स की तरफ। लेकिन फूड जो होता है ना, फूड उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जरूरत के हिसाब से जैसे ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ। नंबर थर्ड, the transport in xylem occurs in the help of simple physical forces such as transportation pull. Transportation pull जो होती है वो एक फिजिकल फोर्स होता है जो कि पानी को खींचने का काम करता है। ये कैसा है, देखो क्या होता है, लीव्स से क्या होता है, पानी जब वेपराइज होकर के जाता है तो लीव्स में पानी जो होता है उसकी कमी हो जाती है, तो वहां पर एक सकिंग प्रेशर जनरेट होता है
जो कि जाइलम से पानी को खींचता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन टर्म जो होती है वो यूज की जाती है पानी, जब वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है लीव से, तब उस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, वहां पर लीव्स में वाटर की क्या हो गई? कमी हो गई, तो वहां पर एक पुलिंग प्रेशर लगता है, जिसके कारण पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको सक किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और फ्लोएम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऐसे नहीं होता। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसको धक्का देना पड़ता है। चलो चलो फूड आगे चलो, आगे चलो, धक्का देना पड़ता है उसको, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी खर्च किए जाते हैं और फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये थे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ डिफरेंसेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाइज होती है वो, और किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो, उनकी फंक्शनिंग को कंपेयर करें। ठीक है, एल्वेलाइज जो होती है वो यहां और यहां दे रखा है नेफ्रॉन। आप खुद थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि एल्वेलाइज जो होती है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो नंबर फर्स्ट, एल्वेलाइज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, बिल्कुल सही है। और वही अगर मैं बात करूं, नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, सेकंड, अ मैच्योर लंग हैज अबाउट 30 करोड़ एल्वेलाई। एक मैच्योर लंग्स में क्या होते हैं? लगभग 30 करोड़ एल्वेलाइज होती है। वहीं अगर मैं बात करूं, किडनी हैज अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स। किडनीज जो होती है उसमें 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और थर्ड, एल्वेलाई प्रोवाइड अ वाइड सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एल्वेलाइज जो होती है वो बहुत वाइड सरफेस देती है गैस एक्सचेंज के लिए। और वही नेफ्रॉन की बात करूं, द सरफेस एरिया ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट मच मोर, इतना कुछ खास ज्यादा उसका जो सरफेस एरिया होता है नेफ्रॉन्स का वो इतना ज्यादा नहीं होता। और फोर्थ, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन एल्वेलाइज। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एल्वेलाइज के चारों तरफ क्या होता है? कैपिलरीज नेटवर्क होता है। कैपिलरीज पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है, और वहां से क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। वहीं बोमन्स कैप्सूल जो होता है, द बोमन्स कैप्सूल इन नेफ्रॉन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। बोमन्स कैप्सूल देखा है, उसके अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो जाल बनाती है। ठीक है, तो बोमन्स कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन का, वो रेगुलेट करता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कि ब्लड में कितनी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, वो रेगुलेट करने का काम करता है। यहां पर कुछ कंपैरिजन हो गया एल्वेलाइज और नेफ्रॉन्स के बीच में, और इसी के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।